सबसे पहले बेटे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो बुकलेट आपको यहाँ से मिलता है उसके अंदर ये बातें मौजूद हैं। अगर आपने बाहर से कहीं से बुकलेट लिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, कोई कुफल नहीं हो गया, तो ये चीजें आपने ऑनलाइन रजिस्टर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस से। आईजी वाले में मैंने पेपर खोला है, उसमें से हम इसको आसानी से देख सकते हैं। पेपर टू अब हमारा होता है नॉन कैलकुलेटर। कौन सा पेपर होता है वो हमारा ये? इसका मतलब इसके साथ कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ये 2 घंटे का पेपर होगा। इसकी इंफॉर्मेशन आगे जाके हम स्टडी करेंगे। जरा लेट्स गेट द आइडिया ऑफ पेपर होना कैसा है। आपका टेस्ट भी इसी तरह हुआ करेगा। जिस दिन पेपर टू का मॉक हुआ करेगा उस दिन कैलकुलेटर अलाउड। जिस दिन पेपर फोर का पेपर होगा, प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, जिस दिन पेपर फोर का फॉर आईजी वाले और पेपर टू फॉर ओ लेवल वाले हैं, जिसमें कैलकुलेटर अलाउड है, जिस दिन वो पेपर होगा उस दिन आपको कैलकुलेटर शेयर करना अलाउड नहीं होगा। आप घर से कैलकुलेटर नहीं लाए, आई एम सॉरी, किसी बच्चे को अलाउड नहीं, सख्ती से मना है कैलकुलेटर लेके आना, कैलकुलेटर शेयर करना। कैलकुलेटर अपना है, क्लास में बैठे हैं कैलकुलेटर सॉल्व करें। नहीं है, यू आर फेल इन द टेस्ट, गो अहेड। आप कहेंगे सर मैं कैलकुलेटर के बगैर पेपर आधा कर सकता हूँ, वो तो करने दें, नो सॉरी, आउट ऑफ द क्लास, यू आर फेल्ड, कर जाएं। समझ आ गई मेरी बात? तो आगे अभी क्योंकि आप आखिरी दिन तक वहां पे बैठ के कैलकुलेटर मांग रहे होंगे, दैट्स वेरी पथेटिक। अपने बॉल पॉइंट होनी चाहिए, अपने पेंसिल होनी चाहिए, अपनी रेजर, अपना ज्योमेट्री का सामान होना चाहिए। वी क्लियर ऑन दिस? कैलकुलेटर के अलावा बाकी सारा सामान आपको पी2 में भी लेके आना। सबसे पहले मैंने कुछ चीजें सिलेबस की इसमें लाजमी डाली हैं, आपने इनको थॉरोली पढ़ लेना। मैं जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट्स इसमें से बता देता हूँ। 2 कंपोनेंट्स है पेपर के, P1 और P2। पहले ये इस तरह से नहीं होता था। पहले क्या होता था, एक ही कंपोन पी सॉरी कैलकुलेटर और साथ दोनों का टाइम भी अलग होता था, और दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन, दोनों में कैलकुलेटर अलाउड होता था। आईजी वालों को, जीसी वालों को एक में अलाउड नहीं था, एक में अलाउड था। अब ऐसा नहीं है, दोनों का टाइम स्लॉट भी सेम हो गई है, पहले पेपर की टाइमिंग भी सेम, दोनों के सेम मार्क्स हो गए हैं, 100 मार्क्स के। P2 P4 अब 100 मार्क्स के होते हैं। एडिशनल मटेरियल आपको एग्जाम के लिए क्या चीज आप ला सकते हैं? फॉर बोथ कोर एंड एक्सटेंडेड पेपर्स कैंडिडेट शुड हैव द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपको पास एक पेयर ऑफ कंपास होना चाहिए, आपको प्रोटेक्टर होना चाहिए, आपके पास रूलर होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? कोर वाले बच्चे ने भी सुन ली ये बात। बाकी इसी तरह की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप प्लीज इसको जरूर थॉरोली पढ़िएगा। मैथमेटिकल कन्वेंशंस, कुछ कन्वेंशंस का आपको ख्याल रखना है। हम जहाँ के जिस निजाम से पेपर दे रहे हैं उसमें क्या वोकैबुलरीज ये इसके अंदर मेंशन्ड है। मिसाल के तौर पे, प्लॉट ऑफ अ ग्राफ शुड हैव पॉइंट्स क्लियरली मार्क्ड। आपकी क्लियर मार्किंग होनी चाहिए पेपर में प्लॉट्स। एग्जांपल, स्मॉल क्रॉस डालना चाहिए आपको। अब आप डायरेक्ट लाइन, आप कहें जी मुझे पता लग गया डॉट्स लगा के मैं लाइन लगा दूं, नो, क्रॉसेस होने चाहिए। जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए प्लॉटिंग कराई, पहले प्लॉट होना चाहिए ग्राफ। कवर अ गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज, आपके पास कैलकुलेशन की आपको पता होना चाहिए, जो गिवन रेंज वैल्यू वो उस प्लॉट में आती होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता आप ग्रिड पे वो प्लॉट करें, एक्स और वाई एक्सिस पे उनके मार्किंग लगाएं, और आप कहें जी फलाना पॉइंट तो मेरे ग्रिड में आता ही नहीं है तो उसको जाने देते हैं। नो नो, आपने स्पेसिंग इतनी रखनी है कि सब कुछ आता हो। नहीं, मैंने कहा कन्वेंशंस फॉलो करनी है जब, तो फिर आप क्यों अगर कह रहे हैं? अगर आप पेंसिल से सॉल्व कर लें पेपर, अगर आप जेल पेन ले लें, अगर आप पॉइंटर ले लें, अगर आप उस दिन घूम कर नाचना शुरू कर दें और आपके इन स्टेप्स के नंबर दें, तो अगर में तो बहुत कुछ होता है। मुझे अगर में नहीं जाना, जो मैं बता रहा हूँ पहले उसको एब्जॉर्व कर लें। ठीक है? कवर, वो रेंज कवर होनी चाहिए। हर पॉइंट प्लॉटेड ऑन टू एन एक्यूरेसी ऑफ विद इन हाफ ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर। आप लोग पूछते थे सर रेंज में जो आंसर दिया होता है उसका क्या हिसाब है? ये रेंज में आंसर का हिसाब मैंने आपको बता दिया है। जो स्मॉलर स्क्वायर होता है, एक होता है बिगर स्क्वायर प्लॉट के अंदर, तो स्मॉलर स्क्वायर होता है उसकी हाफ स्क्वायर की रेंज होनी चाहिए। यहाँ इससे मुराद वो छोटा सा इतना सा बॉक्स नहीं है, बड़ा स्क्वायर। ये जो स्क्वायर होता है इसके अंदर 4 स्क्वायर और बने होते हैं, उसमें 5 ये छोटे छोटे स्क्वायर बने होते हैं। तो आपको जो रेंज गिवन है इसके अंदर अंदर की रेंज गिवन है। ठीक है? स्केच ऑफ ग्राफ डज नॉट हैव टू बी एक्यूरेट और स्केल। आप जब स्केच कर रहे हैं ग्राफ को, उसको जब कर्व्स होंगी जब, तो वो स्केच करने को कहेंगे स्केच द ग्राफ ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पे 100% एक्यूरेट वो हो ही नहीं सकता, किसी से भी नहीं हो सकता। उसका मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, फिर उस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा। रिस्ट को लॉक करें, रिस्ट आपकी कंपास की तरह काम करेगी। कंपास में होता है ना, एक आप नीचे रखते हैं दूसरे को उसके ऊपर घुमाते हैं, तो रिस्ट को लॉक करेंगे, कंपास की तरह काम करेगी, आपकी कर्व अच्छी बन जाएगी। ठीक है? फिर उसके बाद ड्रॉन फ्री हैंड होना चाहिए। आप फिर जारी बात है, वो जब आप स्केच का है उसमें तो स्ट्रेट लाइन फुटे से नहीं उसके अंदर नजर आ सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स नजर आने चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट नजर आना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट नजर आना चाहिए। ब्लास्ट तुझे शुगल सूझ रहा है, काम नहीं तू करने दे रहा किसी को। और फिर एक्स, उसके बाद फॉल विद इन द करेक्ट क्वाड्रेंट्स, शो करेक्ट लॉन्ग टर्म बिहेवियर। ये क्वाड्रेंट्स वाली बात वो जो आखिर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स बनाए थे उसके लिए आ रही है। थोड़ी ऊंची बोल, बाहर से मंगा लो, जाना नहीं अब। यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, आपने पिछले 3-4 दफा अपना ट्रस्ट खो दिया है, अब कहीं भी नहीं जाना।
फहद भाई को रिक्वेस्ट कर लो, दुनिया में बिल गेट्स को रिक्वेस्ट कर लो, आपने नहीं बाहर जाना जब तक छुट्टी नहीं होती। मैंने आपने आप घर से आए थे और अकेडमी नहीं आए थे, ये किया था आपने। सर मैंने आपको बता दिया, आपको समझ आ गई? खाना ही है ना मसला, खाना है क्या बाहर जाना है, क्या मसला है दोनों में से? खाना है ना, तो खाना तो आ जाता है, मेरे पैसों से मंगा, मैं फूड पांडा से मेरी आईडी से ऑर्डर कर, खाना इधर ही बैठ के खाना, बाहर नहीं जाना। समझ आ गई? चल दो। वे ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस आर लीनियर, दे शुड बी रूल्ड। इसका क्या मतलब है? आप लीनियर जो ग्राफ होता है उसको नहीं फ्री हैंड ड्रॉ करना, रूलर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फुटा घर रह गया वाला काम काम नहीं उस दिन चल सकता, फुटा भी किसी से नहीं मांग सकते। नॉन लीनियर के अंदर जॉइंट विद स्मूथ कर्व, जब जो नॉन लीनियर हो तो कर्व स्मूथ कैसे बनानी, मैंने आपको बताया, रफ स्केच करते जाएं, फिर एक हार्ड लाइन ड्रॉ करें, यानी स्ट्रॉन्ग लाइन ड्रॉ करें, सादी जो साइड साइड पे आ रही है उनको इरेज कर। टेंजेंट टू अ ग्राफ जो होता है उसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करना चाहिए। कोशिश करें, अब तो आपको टेंजेंट आ गया डिफरेंशिएशन से भी, डिफरेंशिएशन से उसका निकलता है तो निकाल के फिर बना लें, ठीक है। और वैल्यूज शुड बी रेड ऑफ अ ग्राफ टू एन एक्यूरेसी, जब आप वैल्यूज को ग्राफ से देख के कर रहे हैं तब भी एक्यूरेट वैल्यूज रीड करके आंसर देना, वही हाफ अ स्क्वायर वाली बात है। फिर कम्युनिकेटिंग मैथमेटिकली, अगर उन्हें कहा गया वर्किंग शो करें, वर्किंग देनी ही देनी, वर्किंग के मार्क्स हैं भाई, उसके ऊपर बेस्ड है आपके आंसर के मार्क्स, वरना आपको आंसर के मार्क्स वो लिखा होता है मार्किंग में ना, M1, A1, B1, C1, सबका एक एक नंबर होता है, लेकिन इसका कोई मतलब है? इसका कोई उत्तर, इसका मतलब ये होता है कि आंसर का एक नंबर है, एक नंबर वर्किंग का है, और ये आपस में एक दूसरे से फट अभी आएगा आगे, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वर्किंग का एक नंबर है और मार्किंग का एक नंबर है, वर्किंग नहीं की तो आंसर का मार्क भी गया। समझ आ गई बात? तो वो क्यों होता है कि वर्किंग ठीक की एक नंबर दे दो, आंसर गलत भी निकला तो उसका एक नंबर कट जाएगा, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल। एक्यूरेसी आंसर का आपका बेटा एक्सपेक्टेड है टू बी गिवन इन देयर, ये इंपॉर्टेंट बातें आगे हाईलाइट कर देता हूँ, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब फ्रैक्शन की बात हो रही है, अनलेस द क्वेश्चन स्टेट्स अदरवाइज। अगर क्वेश्चन कहता है आप सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर नहीं देना तो अलग बात है, वरना आंसर कैसे देना है? सिंपलेस्ट, सुन लो मैडम जो सुना रहा हूँ। वेयर अ क्वेश्चन आस्क एग्जैक्ट वैल्यूज, फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज देनी है इन टर्म्स ऑफ पाई और इन शॉर्ट फॉर्म। P2 में आ सकता है ना एग्जैक्ट आंसर दें जी, आंसर पाई वाला है, यहाँ अंडर रूट ऑफ 2 है, 29 का अंडर रूट है, अब क्या करें? अब वो अंडर रूट के साथ ही आंसर देना है, या पाई के साथ ही आंसर देना, उसको 3.142 लेने की जरूरत, अनलेस इंस्ट्रक्टेड अदरवाइज, यहां तक कि उन्होंने कहा हो कि ऐसा ना करें। Where answers are not exact values, they should be given in significant figures, three significant figures तक, unless a different number is said। यानी कितने significant figures तक आंसर देना होता है? अनलेस वो कहें कि 3 से ज्यादा या 3 से कम। आंसर्स दैट आर एग्जैक्ट टू 4 और 5 significant figures should not be, और एक आंसर निकलता ही 4 या 5 significant figures का है, अब क्या करें? 4 या 5 significant figures का पूरा आंसर दें, अपनी राउंड ऑफ करें, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आस्क्ड टू प्रूव और शो गिवन आंसर स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कैंडिडेट्स मस्ट शो फुल वर्किंग। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, पूरी वर्किंग पहुंचनी चाहिए वहां तक, ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से आप इक्वल रख के काम करो। क्लियर हो गया? अब ये बेटे शीट क्यों दी हुई है, ये बेटे हर पेपर में जो इन्होंने, ओहो, किधर की फाइल, यही फाइल है ना? नहीं, मैथ्स क्वेश्चन P2, कौन सी फाइल खोली हुई थी मैंने अभी? क्या हो गया बेटे तुम्हें? 1 मिनट बेटे, थोड़ी सी वर्किंग करनी बंद कर गया मैं, इसको जरा दोबारा चला लूं। फलक हो गया है? ये क्या चक्कर हुआ है? ये नहीं खोलनी थी फाइल, ये खोलनी थी फाइल। जी बेटे यहाँ आ जाए जी, प्लीज तवज्जो। जो यहाँ से जब आप बुक, वैसे आपके अब हाथ पहले नहीं होता था, इसलिए आपको पहले 3 4 पेपर्स में नहीं नजर आना चाहिए, आप पास पेपर कहीं से भी आपने बुकलेट लिया होगा ना, तो पहले 21 22 23 में कैलकुलेटर अलाउड था, कैलकुलेटर वाले सवाल भी होंगे P2 के अंदर, पूरा 100 मार्क्स का भी नहीं होगा। और
फॉर्मूला शीट भी नहीं होगी। जो बुकलेट यहाँ से लेंगे वो देखेंगे फॉर्मूला शीट किसी भी पेपर के साथ अटैच नहीं, सिवाय आखिरी पेपर के, क्योंकि बार बार उसको प्रिंट करके पैसे जाया करना है कोई मकसद। आप बुकलेट से सॉल्व कर रहे हैं तो पहले पेज पे दे दी है बस फॉर्मूला शीट, आप अदरवाइज ही फॉर्मूला शीट को रेफर कर लेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। दीज आर द फॉर्मूला दैट विल बी अवेलेबल टू यू गाइस। आप इनको हम सॉल्व करते वक्त देखेंगे कि इनकी काम आते हैं कि नहीं आते हैं, कोर का हो या एक्सटेंडेड का हो। आगे आ जाते हैं बेटे, इंपॉर्टेंट बातें आ गई फिर से। आपका आप जो क्वेश्चन है बेटे उसके साथ क्या सलूक होगा। आपको क्वेश्चन के साथ ये सलूक होगा कि अब 2 आवर्स और 100 मार्क्स का होगा। कैलकुलेटर नॉट अलाउड है बेटे, और तो कोई चॉइस नहीं है। कहता है जी द पेपर कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सटेंडेड सब्जेक्ट यूजिंग ए कैलकुलेटर द पेपर विल बी वेटेड 50-50%। अब उनकी क्वालिफिकेशन हो गई। पेपर 2 2 आवर्स का 100 मार्क्स। साइंटिफिक कैलकुलेटर इज रिक्वायर्ड। कैंडिडेट्स आंसर ऑल क्वेश्चंस, कोई चॉइस नहीं है। फिर राउंडिंग ऑफ का दिस शुड बी यूज, ये बेटे राउंडिंग ऑफ टू अर्न एक्यूरेसी मार्क्स कैंडिडेट शुड अवॉइड राउंडिंग फिगर्स अंटिल दे हैव देयर। पेपर 4 है ना, कैलकुलेटर है ना, आपने राउंड ऑफ नहीं करना। कब तक नहीं राउंड ऑफ करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कब तक नहीं राउंड करना, फाइनल आंसर तक। और फाइनल आंसर भी किसी पार्ट का आपने राउंड ऑफ करके दे दिया है और वही आंसर आगे यूज होना है, तो फिर से वापस जाएं, ओरिजिनल आंसर को फिर से यूज करें। मैं इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। फर्ज करें मेरे पास एक क्वेश्चन है 2A पार्ट 1, और उसका आंसर निकला है 2A पार्ट 1 का 6.42097 मेरे पास कैलकुलेटर में निकला है, और मैंने आंसर दे दिया। उन्होंने ही कहा था शो दैट इट इज इक्वल टू 6.43, उन्होंने ही कहा था लेट्स से, या 42 कहा था उन्होंने। शो दैट इट इज इक्वल टू 6.4, मैंने राउंड ऑफ करके आंसर स्पेस में आंसर लिख दिया 6.42। अब आ गया पार्ट 2। पार्ट 2 में वो कहता है पार्ट 1 का आंसर यूज करके आगे कैलकुलेशन करनी है। तो मैं कौन सा आंसर यूज करूंगा, ये वाला आंसर नहीं यूज करूंगा, यही दोबारा यूज करूंगा। समझ आ गई। पार्ट 1 के आंसर ये देना है, उसने कहा था कि शो करोगे 6.042 है। पार्ट 2 के अंदर उसने कहा पार्ट 1 का आंसर यूज करो, तो कौन सा आंसर यूज करना है। समझ आ गई बात। ये टेबल अब वो कहते हैं आपको याद होना चाहिए। इसके याद करने का मैंने निमोनिक या तरीका भी आपको बताया हुआ है, आप इसको याद करें। जहन में रखना है कि बाज जगह पे क्या होता है, ये वाली फिगर्स रैशनलाइज की होती हैं। क्या की होता है, कैसे, 1/√2 से, सॉरी, √2/√2 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर क्या बन जाता है, √2/2 ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाला क्रॉस, इससे कोई फर्क, और यहाँ पे √3/3 बन जाता है। इसे याद भी कर लें, जब भी अंडर रूट के अंदर सेम नंबर लिखा हो और नीचे भी सेम नंबर लिखा हो, तो वो असल में क्या होता है, 1/√3 था वो असल में। ये भी याद करें, ये टेबल आपको याद करना है। मैंने याद नहीं हुआ तो उसका एक ट्रिक बताया हुआ आपको, आप उस तरीके तरीके को रेफर कर लें, वरना कोशिश करें ये टेबल आपको याद हो जाए। कैसे याद होगा, आज सारे काम छोड़ के पता है क्या कीजिएगा, घर जाइएगा, 5 टाइम्स ये टेबल ड्रॉ कीजिएगा, फौरन याद हो जाएगा। जी, इसमें गिवन होगी, क्वेश्चन में किसकी पैरामीटर और आइडिया गिवन होगी। पैरामीटर और कहाँ से आ गया इसमें, परपेंडिकुलर होता है। बेटे वो पेपर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, कभी कोई चीज दी होगी, नहीं पढ़ी कहता। कभी कोई चीज दी होगी, कोई और पूछी होगी, अभी मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ पेपर में कौन सी। हाँ, इतनी चीजें गिवन होगी कि जो नहीं गिवन होगी वो फाइंड करने के आप काबिल होंगे। ठीक है, एंड दैट्स द इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड के पेपर से पहले आपको पता हो, इसलिए बुकलेट में शामिल है। प्लीज देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके पास पेपर है 2021 का, कौन सा पेपर है, इसकी इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर दें प्लीज, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें टाइम भी डिफरेंट है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, और इसमें कैलकुलेटर भी अलाउड है। आप कौन सी इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखिए। आप पेपर से शुरू करने से पहले प्लीज आप आ जाएं अपने, 2024 की भी सेम इंस्ट्रक्शंस है, बट आई रादर गो टू 2025 में आखिरी साल का पेपर, यहाँ स्पेसिमन पेपर खोला जा सकता है। आई वॉन्ट टू ओपन बी 2025 का पेपर, ये 2025 का पेपर है। 26 27 28 में पेपर में, ये आप सिलेबस में आपको नजर आएगा कि 26 27 28 में, यानी सेम सिलेबस चल रहा है, इंस्ट्रक्शंस ये वाली सेम चल रही है। कोर्स कंटेंट 26 27 28 में थोड़ा रिड्यूस हुआ है,
लेकिन इंस्ट्रक्शंस पेपर की यही चल रही है, ये स्टैंडर्डाइज चेंजेस नहीं आई। क्या इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं? सारे सवालों का जवाब देना है, ब्लैक और डार्क ब्लू पेन यूज करना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉट जेल पेन, नॉट पॉइंटर्स। HB पेंसिल आप और क्वेश्चन डायरेक्ट पेंसिल से सॉल्व करके आंसर दिया है, क्रॉस्ड, इट विल बी मार्क्ड एज नॉट अटेम्प्टेड। ऑनलाइन वाले बच्चों को मेरी सारी बात समझ आ रही कि नहीं? जी सर आ रही है। नाम और आपने सेंटर कैसे यस लिखना है? सर। आपको जो SOE मिलती है उसमें आप अपना यहाँ नाम लिखते हैं। कौन सा नाम लिखना है? वही नाम लिखना है रीम साहिबा जो आपके SOE पे और स्मार्ट कार्ड पे है। SOE और स्मार्ट कार्ड पे अगर सेम नाम नहीं लिखा हुआ, प्लीज करेक्शन कराइए। SOE पे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इकट्ठा जमा होकर आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने वो वीडियो देखी हो जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन का तरीका बताया था, उन्हें किसी का नाम मोहम्मद अली उस्मान है, तो उसने फर्स्ट नेम में लिखा होगा मोहम्मद, सेकंड और अली, और लास्ट नेम में लिखा होगा उसने उस्मान। ठीक है, तो उसका नाम SOE पे क्या लिखाएगा? मोहम्मद अली उस्मान। एक बच्चा उसका नाम ही सिंगल नेम का, एक बच्चा उसका नाम है ही सिंगल वर्ड, अली नाम है सिर्फ, कोई लास्ट नेम नहीं है। तो पेपर में अब वो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो वो ऑप्शन देता है आई डोंट हैव अ लास्ट नेम, क्योंकि पिछले साल हमारे ही पास ही स्टूडेंट थे जिसका लास्ट नेम था ही कोई नहीं। इसका लास्ट नेम एक वर्ड का नाम था, सवेरा। तो हमने फिर इनको ब्रिटिश काउंसिल के पीछे पड़ के उनको कहा भाई की करिए। फिर उन्होंने बताया कि आप इसकी जगह डॉट डाल के ये वो करें, तो फिर हमारे उस फोर्सफुल 3-4 दिन की, वो तो पेपर छोड़ रही थी, वो कहती थी मैं पेपर देती नहीं, मैं अपना ID कार्ड चेंज करूंगी, नाम से ही करूंगी। मैं, तेरा दिमाग खराब है। लास्ट डे था, फिर उसका उस दिन कराया। आना तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं था, लेकिन चलो उसको समझ तो आती क्या होना है। तो वो उसको बहाना तो खत्म कर दिया ना उन्हें। तो वो ब्रिटिश काउंसिल वालों को ये बात हमारी क्लिक भी कर गई, तो उन्होंने अब सबके लिए ये कर दिया कि एक न्यू ऑप्शन इस दफा ऐड कर दी है। क्या? आई डोंट हैव अ लास्ट नेम। अब उसको टिक करते हैं, आप उसके आगे चले जाते हैं। तभी तो हाँ नहीं था ना, वही तो अक्टूबर नवंबर में उसने एग्जाम देना था ना। तो वही तो कह रहा हूँ, तो हमने क्या करना था? उसने सवेरा, तो आपने मुझे बताना था ना मेरा ये मसला है। तो उसके लेकिन पेपर पे उसका नाम सवेरा पता नहीं नदीम है शायद, समथिंग ऐसा, तो उसने फादर्स नेम तो नदीम लिखा हुआ था, SOE पे लिखा सवेरा नदीम ही आना था, क्योंकि वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज करके लिखते हैं। सही हो गया, आप फर्स्ट नेम की जगह नहीं लिख सकते सवेरा नदीम, वो आपका आपका एक ही नाम है, आप सवेरा ही लिखेंगे। समझ आ गई बात? आपका सिंगल नेम है ना, तो अब तो ऑप्शन है ना कि वो मैंने चेंज करा लिया ना ब्रिटिश काउंसिल के पीछे पड़े, इंटरनेशनल चेंजेस कराए। एम शो मार रहा हूँ, मेरी जगह और भी कईयों का मसला होगा, लेकिन पहले भी वो फिर कई साल पहले भी होगा, फिर पहले पता नहीं लोग क्या करते थे। इस बार बहरहाल उन्होंने ये कर ली। आप हैं भी तो स्पेशल चाइल्ड ना। हाँ, मतलब यू नो व्हाट आई मीन बाय दैट। अच्छा अच्छा, आगे मैं असल में अगली बात की तरफ जाना चाहता हूँ। ये देख रहा है प्रकार से कैसे खेल रहा है, कुछ नहीं सुन रहा, वो सो गया है। कैंडिडेट नंबर मैं पहले इस्लामाबाद वाले बच्चों को बता चुका हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। फर्ज करें किसी का कैंडिडेट नंबर है 197, ये तो सेंटर नंबर है यार, PK 197। फर्ज करें किसी का नंबर है 402, 402। अब वो 402 अगर यहाँ लिखेगा, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि जो ब्लैंक स्पेस है वो क्या कंसिडर होगी? जीरो। तो उसका कैंडिडेट नंबर क्या बन जाएगा? 402। उसको क्या करना है? अब SOE पे जीरो पीछे लिखा आता होता, तो जीरो के साथ लिखना है। पहले नहीं लिखा आता था, तो बचे ये गड़बड़। आई होप सो। कोई कंफ्यूजन? वी क्लियर ऑन दिस? और यहां से आगे आपका पेपर शुरू हो जाता है। डू नॉट यूज इरेजेबल पेन, इंक पेन भाई नहीं इस्तेमाल करना। फिर डू नॉट राइट ऑन एनी बार कोड्स। अब जो पेपर आते हैं उनके लिए देख रहे हैं आप, ये लेफ्ट राइट पे ये मामला आता है, बार कोड्स पे आप नहीं लिख सकते। बार कोड ये ऊपर दिए हुए हैं, इस पे कुछ भी लिखा हुआ है तो वो पेपर, अब बार कोड स्कैनिंग से ऑनलाइन चेकिंग होती है। कैलकुलेटर्स मस्ट, इसमें कैलकुलेटर नहीं यूज हो सकते। ट्रेसिंग पेपर आप यूज कर सकते हैं। पता है ट्रेसिंग पेपर का क्या काम है? याद है ना? यू मस्ट शो ऑल नेसेसरी वर्किंग, यू मस्ट। अब ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, दिस इज दैट कवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस।